समूचे हिंदुस्तान के लिए अपूर्णीय क्षति का दिन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत विमान हादसे में अब हमारे बीच नहीं रहे। 14 लोग सवार थे उस मी-17 V5 में। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। कुल 13 लोगों का निधन हो चुका है। केवल एक जो एयरफोर्स के पायलट थे वो इस हादसे में अभी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सवार 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। सीडीएस बिपिन रावत का यह हेलीकॉप्टर कुन्नूर के इलाके में तमिलनाडु में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद से ही तमाम बैठकों का दौर चलता रहा और उसके बाद आखिरकार वायुसेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई कि जनरल बिपिन रावत का निधन हो चुका है। एक के बाद एक शोक जताने का सिलसिला भी चल रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सबकी ओर से संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको जनरल बिपिन रावत की दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए थे, 2020 की वो बात है। और उसके बाद से जो उनका एक विजन रहा था रिफॉर्म का, उस पर अमल में जुटे रहे। जनरल बिपिन रावत एक अद्भुत सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। यह ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सामरिक मामलों पर उनकी नजर और नजरिया असाधारण थे। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। शांति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्विटर पर उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। यह हमारे देश के लिए बहुत दुखद दिन है। हमने एक दुखद हादसे में अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खो दिया। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से लिखा गया है कि जनरल रावत बहुत बहादुर सिपाही थे, जिन्होंने मातृभूमि की सेवा अत्यंत भक्तिभाव से की। उनके अतुलनीय योगदान को शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। मुझे बहुत दुख है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा है कि बहुत दुखद, आज तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के अन्य 11 सैनिकों की मौत हो गई। उनका असमय निधन हमारे देश और सेना के लिए अपूर्णीय क्षति है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस समय कैबिनेट की बैठक में मौजूद थे जब इस दुर्घटना की खबर आई थी। योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ। एक उत्कृष्ट सैन्य अधिकारी के रूप में श्री रावत सदैव याद किए जाएंगे। उनका असामयिक निधन राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति। प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी उन्होंने की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी लिखा कि तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी का निधन दुखद है। देश ने आज एक कुशल योद्धा, अद्भुत रणनीतिकार और अनुभवी नेतृत्वकर्ता खो दिया। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिजनों के साथ है। सीसीएस की भी एक बैठक शुरू होनी थी 6:30 बजे, जो वक्त हमें बताया जा रहा था। जाहिर है बहुत सारे सवाल इस समय सीसीएस के सामने होंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, और इसी क्रम में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि नए सीडीएस की नियुक्ति भी होनी होगी। अगर हम वरिष्ठता के क्रम में देखें तो जनरल नरवणे वो हैं, लेकिन किस क्रम से जाएंगे ये भी तय करना होगा। ये हादसा है, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, वो जानकारियां भी साझा मुमकिन है होना होंगी। क्या क्या हम उम्मीद करें? सीसीएस कितनी देर पहले शुरुआत हुई? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि सीसीएस की बैठक जो है वो 6:30 बजे शुरू हुई थी और उसके बाद जो है श्रद्धांजलि दी गई। विपिन रावत समेत 11 अन्य जो लोग इस घटना के अंदर जिनकी मृत्यु हुई है, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद एक शोक प्रस्ताव पास किया गया और उसके बाद
ये ब्रीफ किया जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम कैसे हुआ उसकी ब्रीफिंग की जा रही है सीसीएस में। लेकिन नए सीडीएस के अपॉइंटमेंट को लेकर वो एसीसी जो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी है वो तय करेगी कि नया सीडीएस कौन होगा। सीसीएस के अंदर मुझे लगता है कि वो अपॉइंटमेंट को लेकर चर्चाएं नहीं होगी क्योंकि वो एसीसी का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि सीसीएस के अंदर आज जो शहीद हुए हैं उन सबको विपिन रावत के साथ जो है श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव किया गया और पूरी घटना को लेकर ब्रीफिंग दी जा रही है सीसीएस के अंदर, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या रहा वहां पर। तो एक तरीके से सीसीएस की ये बैठक जो है लगभग आधे घंटे से चल रही है और अब सीसीएस की बैठक अगर जो भी खत्म होगी उसके बाद जो जानकारी मिलेगी मैं वो बिल्कुल आपके साथ साझा करूंगा। और चूंकि ये सामान्य प्रक्रिया भी है हिमांशु कि अगर कोई इस स्तर के अधिकारी का विमान दुर्घटनाग्रस्त अगर होता है तो फौरी तौर पर उसे दुर्घटना नहीं समझा जा सकता। जाहिर है एयरफोर्स ने भी इसी कारणवश जांच की बात की थी। और जब रक्षा मंत्री कल जब सदन को सूचित करेंगे इस पूरी चीज के बारे में, पूरी दुर्घटना के बारे में, तो जाहिर है कि क्या इस बैठक से भी सूत्र निकलेंगे कि क्या बातें कही जा रही हैं, प्रस्तुत की जा रही हैं, चूंकि वो समूचे विश्व के समक्ष एक स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एक बात जरूर है कि कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन को के अंदर स्टेटमेंट देंगे तो इतना जरूर है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे और इसीलिए सीसीएस की बैठक भी बुलाई गई है। वहां पर एक ब्रीफिंग चल रही है और आप देखिए कि ये घटना जो है दोपहर की है, उसके बाद देर शाम जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई क्योंकि सभी चीजों को पुख्ता करने के बाद ही एयरफोर्स की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट किया करके जानकारी दी कि जनरल बिपिन रावत और उनके साथ जो है 11 अन्य लोग जो है वो उनका निधन हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। लेकिन बड़ी चीज एक ही बात है कि आज सीसीएस की बैठक के अंदर जो है ब्रीफिंग के साथ साथ श्रद्धांजलि और शोक प्रस्ताव है। कल रक्षा मंत्री की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर जो है स्टेटमेंट दी जाएगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कैसे जो है ये घटना हुई है और क्या क्या जानकारियां मिल पाई हैं, क्योंकि अभी तक जो है एयरफोर्स और बाकी जो फोर्सेस हैं वो जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से घटना हुई है। क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक जो है दोनों सदनों के अंदर स्टेटमेंट नहीं हो सकती थी। ये जरूर कहा जा रहा था कि आज रक्षा मंत्री की तरफ से दोनों सदनों के अंदर जो है स्टेटमेंट दी जाएगी, लेकिन पूरी और जानकारी नहीं होने के कारण जो है वो आज दोनों सदनों में स्टेटमेंट नहीं हो पाई है। कल ये स्टेटमेंट जरूर रक्षा मंत्री की तरफ से दोनों सदनों में दिया जाएगा और ये उम्मीद की जा सकती है कि 11 या 12 बजे दोनों हाउसेस के अंदर ये स्टेटमेंट दी जाएगी। लेकिन ये एक सच में बहुत दुखद घटना है। ना सिर्फ सत्ता पक्ष, ना प्रधानमंत्री, हर व्यक्ति जो है इस घटना को लेकर दुख जता रहा है और जनरल बिपिन रावत को लेकर, निधन को लेकर उन्होंने दुख भी जताया और ये भी कहा एक वीर सैनिक, एक जाबाज सैनिक जो है वो देश ने खो दिया है। 6:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई है और हिमांशु से हम जानकारी लेंगे जैसे ही ये बैठक खत्म होती है। लेकिन फिलहाल जो हिमांशु मिश्रा जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार शोक प्रस्तावना और उसके साथ ही जो पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में पूरी जानकारी एक प्रेजेंटेशन के तौर पर वहां पर दी जाएगी, चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कल संसद के सामने इस पूरी बात को रखना है। आज का दिन बहुत बुरी खबर लेकर आया। कुन्नूर की पहाड़ी पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और सबसे बड़ी चीज ये थी, जो पहली सूचना मिली कि ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर था जो क्रैश हुआ। उनकी पत्नी मधुलिका भी इसमें सवार थी। कुल 14 लोग थे, 13 की मृत्यु की पुष्टि हुई जिसमें जनरल रावत और उनकी पत्नी शामिल थे। आज हिंदुस्तान की आंखें नम हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने सीडीएस को खो दिया है। गमगीन है पूरा देश क्योंकि नहीं रहे जनरल बिपिन रावत। वायुसेना ने यह जानकारी दी। बहुत दुख के साथ इस बात की पुष्टि हो गई है कि जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत और अन्य 11 लोगों की हादसे में मौत हो गई है।
राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट किया। तमिलनाडु में आज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। तमिलनाडु में कुन्नूर के पहाड़ी जंगलों में उठी इस आग ने पूरे देश को बेचैन कर दिया है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर के उड़े हुए चीथड़े चिंतित कर रहे हैं पूरे देश को। पूरा देश प्रार्थनाओं में हाथ जोड़कर दम साधे आशंकाओं में घिरा हुआ है, क्योंकि इसी हेलीकॉप्टर में जो 14 लोग मौजूद थे उनमें CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका भी थी। और इस हादसे ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। उनके साथ में जो ट्रैवल कर रहे थे वो उनके MA यानी कि मिलिट्री एडवाइजर ब्रिगेडियर LS लिड्डर और एक उनके ADC लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर उनके साथ थी। और उसके अलावा उनका जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ होता है, 2 जवान उस स्पेशल फोर्स के जो जवान होते हैं वो उनके साथ इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें नीलगिरी की पहाड़ी की हैं, जहां बचाव कार्य किया जा रहा है। रस्से के सहारे पेड़ हटाए और काटे जा रहे हैं और पानी की बौछार करके आग को बुझाने की कोशिश हो रही है। हादसे के बाद यहां के हालात बुरे हैं। बताया जा रहा है कि जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन जा रहा था। वेलिंगटन में एक डिफेंस कॉलेज के कार्यक्रम में बिपिन रावत को शामिल होना था। हेलीकॉप्टर दोपहर 12:20 पर तब क्रैश हुआ जब वो लैंडिंग स्पॉट से महज 10 किलोमीटर दूर था। कोई इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता कि उनका हेलीकॉप्टर इस तरह से दुर्घटना का शिकार हो सकता है, क्योंकि वो 1-1 मिनट का उनका कार्यक्रम तय रहता था। मेरी कल भी उनसे बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं अभी 11 तारीख को IMA जा रहा हूं और उसके बाद के भी हर दिन का उनका कार्यक्रम तय था। और इसीलिए क्योंकि कोविड की वजह से उनके कुछ कई जगह वो जा नहीं पाए थे और वो हमेशा खासतौर से जवानों के बीच में, अधिकारियों के बीच में को मोटिवेट करने के लिए कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते थे। हादसा कितना भयानक था उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि MI-17 V5 चकनाचूर हो गया है और बड़े बड़े पेड़ धराशायी। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर डॉक्टर्स, सेना के अफसर और कोबरा कमांडो की टीम पहुंच गई। राहत बचाव काम शुरू किया गया। वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में घायलों को पहुंचाया गया। पहली कोशिश तो हेलीकॉप्टर में मौजूद लोगों को पहचानने की ही थी, क्योंकि ज्यादातर लोग 85% से ज्यादा जल चुके थे। बताया जा रहा है कि अब तक 11 शव निकाले जा चुके हैं। हादसे की खबर ने पूरे देश को हिला के रख दिया था। इधर दिल्ली में हलचल तेज हो गई थी। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की हलचल बढ़ने लगी थी। सेना के अधिकारी आपात बैठक करने लगे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैरान परेशान दिखे। राजनाथ सिंह जनरल बिपिन रावत के घर 3 कामराज मार्ग पहुंचे। 7 मिनट के आसपास उन्होंने यहां समय गुजारा और वापस रक्षा मंत्रालय के दफ्तर की ओर निकले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, वो यहाँ 5 से 7 मिनट घर पर रुके थे और परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद पता ये चला है कि वो सीधे यहाँ से रक्षा मंत्रालय गए हैं। वहाँ पर रक्षा मंत्री को इस वक्त ब्रीफ किया जा रहा है, पूरी डिटेल जानकारी दी जा रही है। जो पार्लियामेंट में उनको स्टेटमेंट आज देना था, उसमें ये बताया जा रहा है कि कल स्टेटमेंट उनकी तरफ से आएगा। रक्षा मंत्री के बाद सेना अध्यक्ष MM नरवणे भी बिपिन रावत के घर पहुंचे। से थोड़ी देर पहले जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने भी यहां पर आकर के मुलाकात किया है। तो यहां की स्थिति आपको एक बार गौरव दिखाते हैं कि परिवार वालों से मिलने का जो सिलसिला है वो अलग अलग जो अधिकारी हैं, चाहे वो आर्मी के हों, एयर फोर्स के हों, नेवी के हों, वो तमाम अधिकारी यहां पर आ रहे हैं और मुलाकात करने का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं आया है। देश दुखी है क्योंकि उन्होंने अपने CDS को खो दिया है। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
ये एक ऐसी खबर है जिसके सदमे से कोई उबर नहीं पा रहा है इस समय। जब शुरुआती दौर में यह खबर आई कि सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है, उस समय ऐसा लगा कि सीडीएस को कम से कम उनसे जुड़ी जैसे जैसे जानकारी सामने आई, जो 14 लोग इसमें सवार हैं, किसी को कुछ हुआ ना हो। लेकिन एक के बाद एक, जो पहले 2, फिर 4, फिर 11, फिर 13 की खबर है। ये देखिए, हम एनिमेशन के जरिए आपको वो क्षेत्र समझा रहे हैं। ये चाय बागान का इलाका कुन्नूर में, जहां पर जिसके ऊपर से उड़ान भर रहा था Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर। इसमें 14 लोग सवार थे। ये हेलीकॉप्टर किस कारण से क्रैश हुआ है, ये कुछ दिनों की जांच के बाद समझ में आएगा, क्योंकि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बिठाई गई है। और ये देखिए, पेड़ों के बीच जाकर किस तरीके से ये विमान क्रैश कर जाता है। और आग लग गई थी उसी तरीके से, भीषण आग वहां पर लगी थी। लोगों ने बुझाने के प्रयास किए थे, लोगों ने समझाने की, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ ऐसे वहां पर लोग भी थे जो उस हादसे के साथ ही अपने प्राण गंवा चुके थे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के निधन पर पूरा परिवार सदमे में है। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह ने मधुलिका रावत के भाई यशवर्धन सिंह से बात की है। देश के लिए आज बेहद दुख की घड़ी है। सुबह से जो सुनना नहीं चाह रहा था देश, आखिरकार शाम होते होते उसी सच से सामना हो गया। सीडीएस बिपिन रावत जी अब हमारे बीच नहीं है। उनकी शौर्य गाथा तो अब आने वाली तमाम जो पुश्तें होंगी वो तो सुनेंगी ही, लेकिन किस तरीके से उनका व्यक्तित्व था, क्या कहना है। उनके साले साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, यशवर्धन सिंह जी, भोपाल में। और कुछ देर बाद ये खबर जब पूरे देश में फैली है, पूरे देश में दुख का माहौल है, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपको पता चला। सुबह से आप लोग संपर्क में थे वायुसेना के, आर्मी के, लेकिन शाम होते होते ये खबर आखिरकार आई। ये खबर तो हमको बहुत लेट मालूम पड़ी। हम अपनी बेटी के लिए यहाँ आए थे शूटिंग कंपटीशन में, तो हमको करीब दोपहर के बाद ही मालूम पड़ा, ये न्यूज़ आई हमारे परिजनों से और न्यूज़ चैनल से मालूम पड़ा। तो उसके बाद हमने संपर्क किया सेना से, तो उन्होंने कंफर्म तो नहीं किया इसको, लेकिन कहा कि भाई हादसा हुआ है और ज़बरदस्त हादसा हुआ है, उसमें आपकी बहन भी थी साथ में। तो करते कराते अल्टीमेटली अभी सेना ने काफ़ी मदद किया हमको। 8:30 बजे फ्लाइट है, उन्होंने बुक की है हमारी। सेना अपने साथ हमको लेके जा रही है दिल्ली। हमारी माँ को भी वो लेके जाएंगे शहडोल से जबलपुर, जबलपुर से दिल्ली लेके जाएंगे वो, और हम लोग पहुँच जाएंगे आज रात को दिल्ली। बिपिन जी से आपकी आखिरी बार बात या मुलाकात कब हुई थी, और जब आप अपनी बहन से भी आखिरी बार मिले हों? मुलाकात तो व्यक्तिगत मुलाकात हमारी हुई थी जब हमारी बेटी लौटी थी अमेरिका से वर्ल्ड चैंपियनशिप से। तो दशहरा का जो पूजा पाठ थी वो हमारी बेटी ने अपने फूफा जी के साथ में अपने घर में उन्होंने किया था। तो तब तो ये मुलाकात बहुत अच्छी थी हम लोग की। उसके बाद बातचीत हुई है हमारी 10 दिन पहले उनसे। उन्होंने कहा था कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 2012 के बाद से नहीं आया हूँ, लेकिन जनवरी 2022 में मैं वादा करता हूँ कि मैं शहडोल आऊँगा। शहडोल आने का बोला था? हाँ, उन्होंने शहडोल आने का ससुराल, मतलब अपने ससुराल आने के लिए जनवरी 2022 में उन्होंने कहा था। तो हम लोग इस इंतजार में थे कि कब जनवरी आए और कब वो पधारेंगे, लेकिन अब इस दुखद हादसे के बाद से तो अच्छा नहीं लग रहा। जीवन भर का साथ निभाने का वादा था आपकी बहन और बिपिन रावत जी का, दोनों एक साथ ही दुनिया से विदा भी हो गए। शादी जब हुई थी तो कब, कैसे रिश्ता हुआ था, इसके बारे में? रिश्ता 1986 में शादी हुई थी जब जिया जी कैप्टन थे। ये रिश्ता उनके ही तरफ से आया था। ये रिश्ता जिया जी के पिताजी जनरल रावत थे, वो पोस्टेड थे भटिंडा में। उन्होंने ही हमारे पिताजी से कांटेक्ट किया था और बताया था कि मेरा एक बेटा है और आप चाहें तो अपनी बेटी की शादी हमसे, हमारे बेटे से कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सब मिले, वहाँ देखा, सब समझा। तो हमारे पिता, माँ और जब बहन ने अपना पक्ष रख दिया कि हाँ भाई ठीक है, सहमति दे दी, तो ये शादी संपन्न हुई 1986 में। एक ही बार में पसंद आ गए थे? हाँ, एक ही बार में, एक ही मीटिंग में जब बात हुई तो वो हुआ कि नहीं बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। व्यक्तित्व कैसा था बिपिन रावत जी का परिवार से, या फिर शहडोल को लेकर के क्या राय थी? शहडोल के लिए उनकी ये जो राय, अंतिम राय थी, जो हमारी उनसे 10 दिन पहले बात हुई, बोले मैं आऊँगा शहडोल तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि शहडोल को एक आपका ये जो अरे आपका सैनिक स्कूल, एक सैनिक स्कूल देने का उन्होंने हमको कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अभी जो सैनिक स्कूल आए हुए हैं वो चूँकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है शहडोल हमारा, तो उसमें उन्होंने एक सैनिक स्कूल देने का हमको कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूँगा और जनवरी में आऊँगा भी और ये सैनिक स्कूल भी दूंगा आपको मैं। तो कैसा था उनका, मतलब केयरिंग थे या बहुत गुस्सैल थे, प्रकृति प्रेमी थे, कैसा व्यक्तित्व था उनका? बहुत ही शांत स्वभाव के थे और नेचर को बहुत पसंद करने वाले व्यक्ति थे।
और बहुत ही कम मतलब वो होता था कि कहीं जाकर बैठे, नहीं तो अपना वो नेचर के पास बैठते थे और फूल पौधों से और गार्डन में बैठना, ये करना, आराम से करना और अपने आप में बात करना, देखना, समझना, वो सब करते थे वो। और ऐसी बात जो आपको लगती है उनकी बात अब आप हमेशा उसको अपनी ज़िंदगी में उसका ध्येय बना के रखेंगे? देखिए, ऐसी तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एक बात जो हमने अभी सबके सामने कही, ये बात थी कलकत्ता की, जब हमने उनसे कहा कि जिया जी आइए, आपकी मैं सेवा करूँगा, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात हमसे कही कि बेटा अभी मुझको मत बुलाओ, अभी मैं सेवा देश के दे दूँ, देश को मेरी सेवा की ज़रूरत है, जब मैं रिटायर होऊंगा तो मैं देखता हूँ कि मेरी सेवा कौन करेगा। ये उनके एक शब्द थे जब वो रैमपार्ट कलकत्ता में पोस्टेड थे। इस हादसे की जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, आपको लगता है कि जांच जल्द से जल्द पूरी हो, सच सामने आए कि हुआ क्या, कैसे आखिरकार दुर्घटना हुई? खराब मौसम वजह बताया जा रहा है अभी तक तो। जी देखिए, अब इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस जंगल में ये सब हो रहा है, ऐसे ऐसे हादसे तो हम लोगों ने वहाँ पे कई सुने हैं, कई बार आप ही लोगों के माध्यम से सुनते हैं। अब वो क्या कारण है कि वहाँ पे ऐसा कुछ क्रैश हुआ, और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल तो हम नहीं बोल सकते, और वो सरकार ही देखेगी, उसको देख रही है। पूरा देश आपके साथ है, परिवार के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे बिपिन रावत के साले यशवर्धन सिंह, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है बिपिन रावत के व्यक्तित्व के बारे में। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। रिश्तेदारों की बात सुन के ही आप सहज सरल एक परिप्रेक्ष्य की बात समझ सकते हैं। जनरल रावत एक ऐसे जनरल रहे जिन्हें एक सुधारक के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। शौर्य तो भारतीय सेना के हर सैनिक में होता ही है, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए सुधार की दिशा में तीनों सेनाओं को ले जाना चाहते थे, और किस तरीके से समन्वय, सामंजस्य तीनों अंगों में रहे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके लिए जो थिएटर कमांड्स हैं उस पर वो कार्य कर रहे थे। देश में जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन किया गया तो उस पर सबसे पहले आसीन होने वाले अफसर जनरल बिपिन रावत ही थे। देश के सेनाध्यक्ष रहे पहले, उसके बाद 2020 में उन्होंने सीडीएस का पद संभाल लिया। 2016 में 31 दिसंबर को सेनाध्यक्ष बने थे भारत के। 42 साल का सैन्य करियर रहा। अधिकतर उनका जो कार्य रहा वो पूर्वोत्तर के राज्यों में, वहां पर काफी नजर आया, लेकिन अपने सैन्य प्रमुख बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट चला, ऑपरेशन ऑल आउट की सोच जनरल बिपिन रावत की थी। बहुत सारे ऐसे बदलाव कार्यशैली में भी जनरल बिपिन रावत की तरफ से किए गए थे। कोविड के दौरान ही उन्होंने जिस तरीके से सीडीएस का पदभार संभाला था और जिस तरह की कामकाज में छोटे मोटे बदलाव करके यह सुनिश्चित किया था कि भारतीय सेनाएं भी सुरक्षित रहें और सीमाएं भी सुरक्षित रहें, ये सारी चीजें उनके रहते रहते हमने देखा। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के एक्सपर्ट थे, और इसीलिए ऑपरेशन ऑल आउट जैसे ऑपरेशंस हमने देखे उनके अधीन। न सिर्फ ऑपरेशन ऑल आउट, बल्कि जिस तरह से उन्होंने सरहद पार की कार्रवाई को संचालित किया था, वो भी एक बहुत अहम बड़ा योगदान है। शिमला में उन्होंने पढ़ाई की, सेंट एडवर्ड स्कूल से, नेशनल डिफेंस एकेडमी से स्नातक हुए, और उस समय से ही समझ लीजिए कि भारतीय सेना में शामिल होकर, उसमें कमीशन होकर वो देश की सेवा में जुटे रहे। आईएमए में सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित है, यानी कि जो सबसे होनहार छात्र होता है आईएमए का, उसे सोर्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। जनरल रावत ऐसे ही एक छात्र थे सेना के। हमारे साथ मेरे सहयोगी मंजीत सिंह नेगी इस समय जुड़ रहे हैं। मंजीत, न सिर्फ सेनाओं को कवर करते हैं बल्कि जनरल बिपिन रावत को काफी करीब से जानते रहे हैं। आपकी किताब हो मंजीत, जिसको दुनिया के सामने सबसे पहले जनरल रावत ने ही रखा था। बहुत सारी यादें होंगी जो आपके मन में इस समय उठ रही होंगी, लेकिन उन सब पर भारी पड़ जाती है एक वो याद जो भारतीय सेनाओं को सुधारने के लिए, एक आगे की दिशा में मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयार करने के लिए जनरल रावत काम कर रहे थे।
मंजीत से हमारा संपर्क अभी टूटा है, हम दोबारा उनसे जुड़ते हैं, लेकिन हम साथ में आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब जनरल रावत अपनी पत्नी के साथ, चाहे उनकी कुछ निजी श्रद्धा के पल आप इसमें देख लीजिए, या फिर लोगों से जिस तरीके से घुलते मिलते रहते थे, तो जो सर्वोच्च सैन्य अधिकारियों की पत्नियां होती हैं उन पर भी बहुत भारी जिम्मेदारी होती है। वो सब परिवारों की देखरेख एक मां की तरह कर रही होती हैं, सबका ख्याल रखती हैं, और इसीलिए जब आप जनरल रावत को और उनकी पत्नी को एक साथ उन तस्वीरों में देख रहे हैं तो वाकई देश के दो सेवक उस एक फ्रेम में आपको दिख जाते हैं। मंजीत नेगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मंजीत, जनरल रावत अपने पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ गए हैं जो भारत की तीनों सेनाओं को आगे बढ़ाना है। श्वेता, निश्चित तौर पर जिस बात को लेकर पूरी चर्चा होती थी, करगिल युद्ध के बाद 20 साल लग गए थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने को लेकर, लेकिन वो क्रांतिकारी कदम आया और उसको जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाने की बात जनरल रावत ने की, लगातार हालांकि विरोध भी रहा तीनों सेनाओं के अंदर, क्योंकि 20 साल के बाद कहीं या कहें 70 साल के बाद जो सुधार सेनाओं के अंदर होने थे उसको लेकर कहीं ना कहीं सेनाएं तैयार नहीं थी। लेकिन जनरल बिपिन रावत ने अपने तीनों सेनाओं के अंदर उन सुधारों को आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में भी वो बात कही, और मैं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर लगातार उनके संपर्क में रहता था, कल देर शाम भी मेरी रात को उनसे बात हुई। वो कल उनका जिस तरह का बयान बायोलॉजिकल वॉरफेयर को लेकर था, परसों जब 2 दिन पहले नौसेना प्रमुख, नए जो नौसेना प्रमुख हरि कुमार बने थे, उन्होंने सीडीएस की बात को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि जो सुधार हैं खासतौर से थिएटर कमांड, उसको लेकर तीनों सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। उस पर भी मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि नौसेना ऑन बोर्ड है, वायुसेना को थोड़ी सी परेशानियां हैं, लेकिन हम बहुत जल्द जो पहली एयर डिफेंस कमांड है उसकी घोषणा कर देंगे, और कम से कम मेरा जो 1 साल का कार्यकाल, अभी 1 सवा साल 1.5 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें मेरी कोशिश होगी कि मुझे जो जिम्मेदारी थिएटर कमांड बनाने की दी गई है उसको मैं पूरा करके जाऊंगा। और आपको बताना चाहूंगा कि वो बहुत तेजी से काम को निपटाने का करते थे। पिछले 2 महीने पहले नवरात्र की हम बात करूं तो अपने देहरादून में उन्होंने अपने घर का भूमि पूजन किया था। वहां पर वो घर बना रहे थे। उनका कहना था कि मैं उस आगे देहरादून में जहां से मैं आया उससे ही वहां जाकर मैं सेटल होऊंगा, अपने घर बनाने की तैयारी की उन्होंने की थी, भूमि पूजन करके आए थे। एक बेटी जो तारिणी अभी छोटी उनकी है, उसकी शादी की बातें होती थी, वो अभी लॉ की प्रैक्टिस कर रही है। तो बहुत हर मोर्चे पर, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सैनिक के तौर पर, सेना प्रमुख के तौर पर, सीडीएस के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है, हर जिम्मेदारी का आभास उनको होता था, और वो लगातार काम करने में भरोसा करते थे, और बहुत ही आत्मीयता के साथ। किसी भी ये होता था कि अगर एक व्यक्ति कोई उनसे एक बार मिल ले तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोबारा उनसे मिलने की इच्छा न रखे। तो एक तरह का चुंबकीय मैं कह सकता हूँ व्यक्तित्व उनका था, जिससे वो मिलते थे, जिससे वो जुड़ते थे, वो एक तरह से उनका बनकर रह जाता था। और यही सेनाओं में उन्होंने कोशिश की कि वो जवान से लेकर ऑफिसर सबको मोटिवेट करें, और इन सुधारों को लेकर जिनका विरोध भी रहा है सेनाओं के अंदर, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि वो सरकार का जो मैंडेट उनको मिला हुआ है सीडीएस के बाद, उसको वो एक समय सीमा के अंदर पूरा करेंगे। जी, और इसीलिए जब जनरल रावत की इन तस्वीरों को हम देखते हैं, आप जिस चुंबकीय व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं मंजीत, वो सारी बातें दिमाग में कौंधती हैं कि उनके स्तर का एक ऑफिसर जिसके सामने आप कुछ बोलने में भी डरें, लेकिन वो इतने मिलनसार कि हर चीज का खुलकर जवाब हमेशा देते रहे। और इसीलिए आज अगर उन तस्वीरों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल है कि वाकई जनरल रावत नहीं रहे, ये समझ से परे हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन इन सारी चीजों के बीच मंजीत, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि अब आगे के लिए क्या वायुसेना की तरफ से या सेना की तरफ से कुछ जानकारी दी गई है? क्या रक्षा मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है कि वो कुन्नूर जाएंगे, या फिर अब जो 13 वीरों को हमने गंवा दिया उनके पार्थिव शरीर क्या दिल्ली लाए जाएंगे? क्या इस बात को लेकर कुछ स्पष्ट किया गया है? पार्थिव शरीर को लेकर चीजें सामने आ गई हैं श्वेता। कल देर शाम तक उनके पार्थिव शरीर दिल्ली लाने की तैयारी है, और यहाँ पर उनका घर, जो 3 कामराज मार्ग सीडीएस का जो घर है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उनको जो सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि होगी वो दी जाएगी। और जहाँ तक जानकारी है, परसों सुबह बरार स्क्वायर, जहाँ पर सेना के बड़े जो लोग हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनका जो अंतिम संस्कार होता है वहाँ पर होगा। हालांकि अभी परिवार की तरफ से भी
जो लोग हैं वो जुट रहे हैं घर पर। उनके जो छोटे भाई जो भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हैं वो जयपुर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी जो बड़ी बेटी है मुंबई में वो दिल्ली आ रही हैं। उनके जो पत्नी जो मध्य प्रदेश शहडोल से आती हैं, उनकी पत्नी के परिवार, उनके साले, सब लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। अभी दिन तक उनकी बेटी यहाँ पर अकेली थी, जो छोटी बेटी है, लेकिन अब तमाम उनके जो नाते रिश्तेदार हैं। जनरल बिपिन रावत का एक घर, जो उनके पिताजी जो डिप्टी चीफ थे लेफ्टिनेंट LS रावत, उनका एक घर नोएडा में है, वहाँ उनके कुछ पारिवारिक लोग रहते हैं, वो भी उनके यहाँ पहुँच रहे हैं। तो अभी तमाम परिवार के लोग पहुँचे हैं और कल शाम को जब उनका पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होगा, उसके अलावा सरकार की तरफ से भी तय किया जाएगा किस तरह से उनका अंतिम संस्कार होना है, किस जगह पर वो होना है। लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि कल शाम तक जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और बाकी जो उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो ADC हैं, उनके जो MA हैं, तमाम लोगों के पार्थिव शरीर दिल्ली लाए जाएंगे। अपूर्णीय क्षति है, बहुत बड़ा सदमा है ये सबके लिए। लेकिन इसके साथ ही मंजीत, हम ये भी नहीं भूल सकते कि भारतीय जो सेनाएं हैं वो एक संस्था है और CDS का एक ऐसा पद है जिसमें लगातार कार्य भी चल रहा है। ऐसे में क्या कुछ इस बात को लेकर समझ में आ रहा है कि CDS के तौर पर हम किसे देख सकते हैं? क्योंकि अगर हम क्रम की बात करें तो फिर हो जाता है कि भारतीय फौज के बाद क्या अब दूसरा अंग सेना का इस संस्था को संभालेगा, या फिर जनरल नरवणे मुमकिन है कि सीनियर मोस्ट होने के नाते वो इस पद को, इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाएंगे? इसको लेकर भी चर्चा होगी। पहली अभी जो बड़ा काम है सरकार की तरफ से, उनका अंतिम संस्कार होगा और उसके बाद निश्चित तौर पर, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद काफ़ी अहम है और तीनों सेनाओं को लीड करते हैं, उस लिहाज से अभी अगर आगे को हम देखें हम चीज़ों को, तो उसको लेकर भी अभी जिस तरह से CCS की बैठक हुई जिसमें तमाम गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, NS अजीत डोभाल मौजूद थे, उस चीज़ को लेकर भी चर्चा हुई है। और जहाँ तक तीनों सेना प्रमुखों की हम बात करें तो उसमें इस वक्त सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे सबसे वरिष्ठ हैं, उनको उनके नाम पर भी चर्चा होगी। हालांकि अगर अगले साल 2022 दिसंबर तक जनरल बिपिन रावत अपना कार्यकाल पूरा करते तो उस लिहाज से जो वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, वो उस रेस में होते। लेकिन जिस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है उसमें सरकार अब CCS से तय करेगी कि ये जिम्मेदारी किसको देनी है, और अगर जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को ये जिम्मेदारी दी जाती है उस पर भी जल्दी ही बात होगी। तो उस लिहाज से जो वाइस चीफ हैं लेफ्टिनेंट मोहंती, वो एक तरह से फिर सेना प्रमुख की रेस में होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि कल और परसों जो 2 दिन हैं वो महत्वपूर्ण होंगे। सरकार किस तरह से इन अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को लेकर आगे बढ़ती है। मंजीत, बहुत सारी चीजें आपसे जनरल रावत भी साझा किया करते थे, जिस दिशा में वो आगे ले जाना चाहते हैं सारी चीजों को, उसके बारे में भी बात करते थे। कौन सी ऐसी चीज थी जिसको लेकर वो इस समय सबसे ज्यादा पैशन के साथ काम कर रहे थे? देखिए, उनका सबसे जो उनके दिमाग में चीज़ें लगातार जिस पर वो बात करते थे, जिसको लेकर कई बार वो अपना गुस्सा भी जाहिर करते थे, खास तौर से उनकी कोशिश थी श्वेता कि इस बार 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर से वो अपने कार्यकाल का करीब 1 साल पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थिएटर कमांड में पहली कमांड एयर डिफेंस कमांड बननी थी उसकी वो घोषणा करा पाएं। उसके बाद मैंने देखा कि कई बार जब मैं उनसे पूछता था तो वो इस बात को लेकर गुस्सा भी हो जाते थे कि तो आप लोग इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं कि सेना वायुसेना के बीच में टकराव है। उन्होंने कहा कि अगर हम अमेरिका जैसे देश को देखें जहां पर थिएटर कमांड की बात हुई, थिएटर कमांड आया, वहां 20 साल इस प्रोसेस में लगे। उनका कहना था कि यहां भी कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन उनकी कोशिश है और इसीलिए वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके 3 साल के कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको जो जिम्मेदारी दी गई है, उनका एक तरह से सबसे, मैं अगर कहूँ कि ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो थिएटर कमांड को लेकर था, जिसको चाहते थे कि वो दिसंबर 2022 पूरा होने से पहले थिएटर कमांड के काम को एक सिरे पर चढ़ा दें, उस काम को पूरा कर दें, उस प्रोसेस को आगे बढ़ा दें और एक तरह से उनको जो भरोसा सरकार ने उनको जताया था। आपको याद है श्वेता कि जब वो उनको सेना प्रमुख के तौर पर भी बनाया गया था, तब भी क्योंकि 2 वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल को
एक तरह से बाईपास करके सरकार ने उनको जिम्मेदारी दी थी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने 3 साल सेना प्रमुख के तौर पर बखूबी निभाया। उसके उदाहरण कई हमारे सामने हैं। सर्जिकल स्ट्राइक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक है, और चाहे हम म्यांमार में ऑपरेशन देखें, हर मोर्चे पर उन्होंने वो सरकार का जो भरोसा था उस पर वो खरा उतरे थे। और इसीलिए उन पर एक तरह से वो इस दबाव में भी रहते थे कि सीडीएस के तौर पर पहले देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको, उस जिम्मेदारी को भी वो अपने एक निश्चित कार्यकाल पर वो पूरा करें। वो इस बात पर भरोसा करते थे कि कम से कम सेनाओं पर देश भरोसा करता है कि उनको जो जिम्मेदारी दी जाती है उस पर वो खरा उतरें। भ्रष्टाचार को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे कदम उठाए जिसको लेकर सेनाओं में एक तरह से परेशानी थी। अगर मैं बात करूं, जिस तरह से उन्होंने चाहे कैंटीन में सुधार की बात की, उन्होंने जो साजो सामान है उसको लेकर, एक बड़ा मुद्दा जिसको लेकर बताना जरूरी है, मेक इन इंडिया को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसको लेकर उन्होंने खासतौर से जो विदेशी कल पुर्जे बाहर से खरीदे जाते थे बड़ी संख्या में, उसकी ब्लैक लिस्टिंग की उन्होंने बात की, उसकी लिस्ट बाकायदा उन्होंने निकाली। उसको लेकर भी मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं उनका विरोध रहा है देश के अंदर विदेश के अंदर। ये सारे ऐसे पहलू हैं जो दिखाते हैं कि उन्होंने कोई भी कदम कोई भी एक तरह से कठोर कदम उठाने में उन्होंने कभी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और उसी को लेकर वो चर्चा और विरोध में भी रहते थे। मंजीत, बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को ये समूची जानकारी एक बार फिर दे दें। आज जनरल बिपिन रावत तमिलनाडु के कुन्नूर के ऊपर उनके हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। मी-17 V5 में सवार थे और कुल मिलाकर 14 लोग ऑन बोर्ड थे। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों का निधन हो गया है इस हादसे में, और साथ ही 14 में से 13 सैनिकों को 13 जो लोग थे उनकी मौत की पुष्टि हो गई है। प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक चल रही है। 6:30 बजे निर्धारित थी यह बैठक और उस समय से यह बैठक चल रही है जिसमें पहले शोक जताया गया है और उसके साथ ही जो पूरा घटनाक्रम था उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन वहां पर दिखाया गया है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन को संबोधित करेंगे और संसद के पटल से बताएंगे कि आधिकारिक तौर पर जानकारी सरकार की ओर से रखेंगे। ये दुर्घटना स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घटना के फौरन बाद की वो तस्वीरें थी। हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 13 लोगों की जान चली गई है और अधिकतर की जान जो है वो जलने के कारण, वहां पर जो शव हैं जिनकी तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, वहां भी धुआं निकलता हुआ आप देख सकते हैं। विभत्स, बहुत ही भीषण ये दुर्घटना। एनिमेशन एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का ये क्षेत्र, इस लॉन्ग शॉट से आप समझ जाते हैं कि ये क्षेत्र किस तरह का है। और चाय के बागान वैसे ही हल्के पहाड़ होते हैं, हल्की स्लोप्स रहती हैं वहां पर। एक नैरो वैली से होते हुए जो वेलिंगटन स्टाफ कॉलेज है वहां पर एक हेलीपैड है जहां पर लैंड करता ये हेलीकॉप्टर। लेकिन उससे पहले ही किसी कारणवश, जिसकी अभी जांच चल रही है, किसी कारणवश मी-17 V5 हेलीकॉप्टर, जो सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है, वो इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही जमीन पर ये विमान गिरा, इसके पुर्जे अलग हुए, इसमें आग लग गई और लोग जो आसपास के इलाकों में रह रहे थे वो सबसे पहले वहां पर पहुंचे। जो किसी के हाथ में बाल्टी आ रहा था, घर की पतली सी पाइप थी, उससे आग बुझाने की कोशिश की। पहले ही 2 लोगों के शरीर को निकाला गया वहां से, लेकिन उस समय लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं था कि कौन कौन इसमें सवार हो सकता है। इसमें ब्रिगेडियर रैंक के भी ऑफिसर्स थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे, नायब सूबेदार, लांस नायक माफ कीजिएगा, और साथ ही में एक हवलदार की भी मृत्यु हुई है इस हादसे में। पूरा देश स्तब्ध है जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन से, इस पूरे हादसे से। अपने कार्यकाल के दौरान जनरल रावत ने देश के लिए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। एक नजर उनके शानदार और दमदार उपलब्धियों पर। किसी को भरोसा नहीं हुआ कितना सुरक्षित माना जाने वाला जनरल बिपिन रावत का MI हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 16 मार्च 1958 को एक राजपूत परिवार में पैदा हुए विपिन रावत ने 1978 में आर्मी ज्वाइन की।
शुरू से ही बिपिन रावत में अपने देश के लिए जज्बा और जुनून रहा। अब तक की जिंदगी उन्होंने सेना के शौर्य को शिखर पर ले जाने में ही बिताई। 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सीडीएस बनाया गया था। बिपिन रावत ही वो शख्स थे जिनके रिटायरमेंट के वक्त सेना के नियमों में संशोधन हुआ था और 30 दिसंबर 2019 को रिटायरमेंट की उम्र 65 साल कर दी गई थी। देश को याद है कि कैसे साल 2016 में उरी में सेना के कैंप पर आतंकियों ने भयानक हमला किया था। इस हमले का जवाब आर्मी चीफ बिपिन रावत ने अपने अंदाज में दिया। तारीख थी 9 सितंबर 2016। ट्रेंड पैरा कमांडो के माध्यम से जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान में बने आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सैनिकों की यह सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान को पस्त कर देने वाली थी। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने एलओसी, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा वक्त गुजारा। बिपिन रावत ने कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान भी संभाली। साउथ कमांड की कमान संभालते हुए उन्होंने पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के साथ बेहतर तालमेल बिठाया। चाइनीज बॉर्डर पर बिपिन रावत कर्नल के तौर पर इन्फेंट्री बटालियन की कमान भी संभाल चुके हैं। बिपिन रावत को इंडियन मिलिट्री एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जा चुका है। जनरल बिपिन रावत 3 साल तक देश के सेना अध्यक्ष भी रहे। 31 दिसंबर 2016 से 2019 तक सेना अध्यक्ष रहे। 42 साल के सैन्य करियर में उन्हें कई कामयाबियां मिली। युद्ध और दूसरे सैन्य ऑपरेशन में उनकी अहम भूमिका रही। सैन्य योगदानों के लिए कई विशिष्ट मेडल मिले। यूएन समेत कई इंटरनेशनल ऑपरेशन का उन्होंने नेतृत्व भी किया। जितेंद्र बहादुर सिंह और मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। मंजीत, जनरल रावत को अगर याद किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन ऑल आउट के लिए जरूर याद रखा जाएगा और एक ऐसे नेतृत्व के तौर पर भी याद रखा जाएगा जिसने कभी अपने शब्दों में मिलावट नहीं की। जो होता था, चाहे 2.5 फीट नीचे पहुंचा देने का बयान उन्होंने दिया हो या फिर सिर्फ बयान नहीं बल्कि अपने एक्शन में भी कड़ाई दिखाते रहे। निश्चित तौर पर श्वेता वो अपने बेबाकी को लेकर चर्चा में भी रहते थे। कई बार उनको आलोचना झेलनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने जो उनके दिल में था और जो वो करते थे उसको वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने बखूबी रखते भी थे। सेना प्रमुख के तौर पर ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान जब कश्मीर घाटी के अंदर से लेकर और सरहद तक उन्होंने ऑपरेशन की खुली छूट दी और जिस तरह से उस दौरान ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान आतंकियों का सफाया हुआ, उसको लेकर भी वो लगातार चर्चा में रहे। उसके अलावा असम में घुसपैठियों को लेकर उनका जो बयान था उस पर भी भले उनकी आलोचना हुई हो, लेकिन उन्होंने अपनी बात मजबूती के साथ रखी। अभी हम देखें लद्दाख में चीन के तनाव के दौरान भी उन्होंने पूरी बेबाकी के साथ भारत का जो स्टैंड रहा है उसको लेकर वो लगातार सामने आते रहे और लगातार वो इस बात को कहते थे कि हम चीन को तभी चीन का मुकाबला कर सकते हैं जब सैन्य मोर्चे पर हम उसी के मुकाबले उसी तेजी के साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, अपने हथियारों को डेवलप करें। और इसीलिए मेक इन इंडिया में भी लगातार वो DRD और तीनों सेनाओं के साथ मिलकर काम करते थे। लद्दाख ऑपरेशन के दौरान भी प्रधानमंत्री के साथ खुद भी वो कई मौकों पर सरहद पर जाकर, चाहे लद्दाख की हम बात करें, अरुणाचल सरहद की बात करें, खुद ग्राउंड पर जाकर लगातार वो सेनाओं के बीच में रहने का काम करते थे। जनरल बिपिन रावत की यादें वाकई चाहे एक व्यक्ति के तौर पर रहें या फिर एक जनरल के तौर पर रहें, सब लोगों के मन में जरूर हमेशा बनी रहेंगी, क्योंकि जनरल रावत एक ऐसे योद्धा के तौर पर हम सबके सामने रहे, हम सबके बीच रहे, जो योद्धा सही आकलन अपने दुश्मनों का करना जानता था, अपने जवानों के जोश को हमेशा ऊंचाई पर रखना जानता था। और यही कारण था मंजीत की भले ही ये एक ऑपरेशनल चीज हो जाती है एक सेनाध्यक्ष के लिए, लेकिन अगर हाउस इंटरवेंशन के कारण हम ऑपरेशंस में अपने जवानों को गंवा रहे थे तो जनरल रावत ने इतना स्पष्ट रखा अपने विजन को कि उन्होंने इस चीज से कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अपने सैनिक खोने के लिए तैयार नहीं हूं। जाएंगे ऊपर तो केवल आतंकवादी जाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे अपनी नीति में बदलाव कर खुद विवाद में क्यों ना पड़ना पड़े।
देखिए, अभी हाल में भी जिस तरह से चीन के साथ दोनों सेनाएं पीछे हटी, उसको लेकर भी हम जब उनसे पूछते थे तो उनका ये कहना था कि हम भरोसा नहीं कर सकते हैं किसी भी कारण से चीन पर, और हमें अपनी तैयारियों को कहीं कोई कमी नहीं आने देनी है। इसीलिए अरुणाचल सरहद का उन्होंने दौरा किया, लद्दाख को लगातार जाते रहे हैं। पाकिस्तान के साथ पिछले साल जिस तरह का सीज फायर हुआ, उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सेना पाकिस्तान के साथ भले ही डीजीएमओ स्तर पर सीज फायर की बात हो, लेकिन जहां तक आतंकियों की घुसपैठ है उसको लेकर हम अपनी तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं रख सकते। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश हमने हाल के दिनों में देखी, किस तरह के घटनाएं सामने हुई हैं, उसको लेकर वो बहुत मजबूती के साथ अपनी बात कहते थे। हालांकि उनका ये भी कहना था कि क्योंकि अब सीधी जिम्मेदारी सेना प्रमुख की इन सारे ऑपरेशन को लेकर है, सीडीएस के तौर पर उनका ये काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अपने को रोक नहीं पाते थे। अपनी बात को जहां उनको रखना था, कल का उनका बयान देखें, उन्होंने कितनी बेबाकी के साथ जब उन पर उनसे पूछा गया, उन्होंने अपने लेक्चर में साफ तौर पर कहा कि कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि अब हमें सेनाओं के तौर पर, देश के तौर पर एक बड़े युद्ध के लिए, बायोलॉजिकल वॉर के लिए तैयार रहना होगा। ये बात जनरल बिपिन रावत ही कह सकते हैं। आप किसी दूसरे जनरल से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते थे। उनके बयान को कई बार राजनीतिक रंग भी दिया जाता था, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि दूरगामी चीजों को देखते थे। ये उनका विजन था और इसीलिए वो यहाँ तक पहुंचे थे। और कह सकते हैं कि वो उनका जो पूरा कार्यकाल एक ध्रुव तारे की तरह मैं कह सकता हूँ रहा है। जितनी तेजी के साथ वो चमके, आज वो सबके दिलों में है। और मुझे लगता है कि 10, 15, 50, 100 साल बाद भी उनको इस बात के लिए जरूर याद किया जाएगा। श्वेता जी, बहुत शुक्रिया मंजीत इस बातचीत के लिए। जनरल रावत हमारे बीच नहीं है, लेकिन कई दफा हमें मौका लगा उनसे बातचीत करने के लिए। एजेंडा आज तक में 2 बार वो आए, 2 बार मैंने उनका इंटरव्यू किया। उनकी बातों में एक अलग सी ही ऊर्जा रही हमेशा। देश के जवानों को नाम, नमक, निशान, वफादारी, इज्जत का सैन्य मंत्र जो उन्होंने दिया। सुनिए उस जोशीले योद्धा को। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस विषय पर विचार किया जाए जिस पर हर भारतीय सैनिक, हर सेना के ओहदेदार को अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और जो प्रश्न हमें अक्सर पूछा जाता है वो होता है कि आपको कौन सी ऐसी विचारधारा है, आपके मन में जो विचार आते हैं, जो आपको अपना कर्तव्य पालन करने पर बड़े दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए हर चुनौती का सामना करते हुए आपको क्या अपने कर्तव्य करने को मजबूर करते हैं, या तहे दिल से आप निस्वार्थ कर्तव्य की भावना के साथ आपने कर्तव्य का पालन करते आते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इन कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे। कोई भी नौजवान जब अपनी प्रशिक्षण के लिए अपने ट्रेनिंग सेंटर में जाता है, रिक्रूट बनकर बाद में भारतीय सेना में तैनात होने के लिए, या कोई नौजवान हमारे प्री कमीशन ट्रेनिंग में दाखिल हासिल करता है, भारतीय सेना में अफसर का ओहदा प्राप्त करने के लिए, तो उसके मन में किस तरह की विचार, किस तरह की भावनाएं पैदा की जाती हैं, किस तरह के विचार उसके इंस्ट्रक्टर, उसके प्रशिक्षक उसको ध्यान देने में बार बार उसके दिमाग में ये गढ़ते रहते हैं कि ये विचारधारा सदा आप अपने साथ लेकर चलेंगे। और इस विचारधारा को मैं सिर्फ 5 शब्दों में दोहराना चाहूंगा, और वो है, हर एक जवान को ये सिखलाई दी जाती है कि आप जिस भी कार्य को करने जा रहे हैं, आपने इन 5
शब्दों को ध्यान में रखना है और वो है नाम, नमक, निशान, वफादारी और इज्जत। तो नाम से जवान क्या समझता है? पहले जो सेनाएं होती थी वो राजा महाराजाओं की सेना होती थी, तो उस वक्त उन्हें उस राजा के नाम का ध्यान रखते हुए अपने प्रत्येक कार्य करने पड़ते थे। लेकिन आज के दौर में सेनाएं देश की होती हैं, सेनाएं देश के लोगों की होती हैं। इसलिए देश का नाम, मान और सम्मान सदा कायम रखने के लिए हर एक जवान को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर ये नमक कहां से आ गया? नमक तो जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें हम किसी का नमक चख लेते हैं तो हम सदा उसके वफादार हो जाते हैं। और हम नमक चखते हैं फौजी होने के नाते इस मातृभूमि का, और एक बार इस मातृभूमि का नमक चख लिया तो हम वफादार हो जाते हैं इस मातृभूमि के लिए। इसीलिए प्रत्येक सैनिक, चाहे वो सरहद में तैनात हो या वो अंदरूनी सुरक्षा में कार्यरत हो, वो अपने उस नमक के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से कभी नहीं हिचकिचाता। इस बीच आपको बता दें कि सीसीएस की जो बैठक चल रही थी लगभग 1 घंटे से वो खत्म हो चुकी है, और उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच एक बैठक इस समय चल रही है, चर्चा चल रही है पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बीच। और इस पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। सीसीएस की जो बैठक थी उसमें 2 मिनट का शोक रखा गया। आज जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है जिसमें जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये सीसीएस बैठक के बाद अब पीएम मोदी और अमित शाह की बैठक चल रही है? देखिए, बिल्कुल सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है और लगभग 15 मिनट हो चुके हैं श्वेता इस बैठक को खत्म हुए, और उसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक चल रही है और दोनों डिस्कस कर रहे हैं। जहां तक हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं कि दोनों लोग ये जरूर तय कर रहे होंगे कि अगला सीडीएस कौन होगा, इसको लेकर चर्चा हो रही होगी, क्योंकि सीसीएस की बैठक के अंदर जो भी बात हुई होगी उसके बाद अब जरूर ये चर्चा का विषय है कि अगला सीडीएस देश का कौन होगा। जो आज की घटना है वो बहुत दुखद घटना थी, इसको लेकर आज जो सीसीएस की बैठक हुई उसके अंदर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। जनरल बिपिन रावत समेत जो 11 लोगों का निधन हुआ है आज चॉपर क्रैश करने की वजह से। लेकिन बड़ी चीज यही कि अब गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी के बीच में लंबी बैठक चल रही है और शायद चर्चा का विषय यही रहेगा कि अगला सीडीएस कौन होगा देश का। जी, वाकई चूंकि कोई भी पद, इस तरह का एक पद रिक्त नहीं रह सकता है, और चूंकि ये पद ही पहली बार क्रिएट किया गया था, इसीलिए सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि उस पद के जो व्यक्ति उस पे था उसके न रहने पे क्या कोई एक सांकेतिक चीफ उस समय रहेगा, क्योंकि सीडीएस का जो पद होता है, हम आपको बता दें कि तीनों सेनाओं पर अव्वल तो रोटेशन के साथ होना था, दूसरा जो तीनों सेनाओं के प्रमुख रहेंगे उसमें जो सीनियर मोस्ट रहेगा वो उस पद पर रहेगा। उस हिसाब से अगर हम देखें तो आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे इस समय सीनियर मोस्ट हैं तीनों चीफ्स में, लेकिन रोटेशन के हिसाब से सेना के पास ये पद नहीं आ सकता है, इसीलिए पेच केवल ये है, और उस पद पर कम से कम एक व्यक्ति की आवश्यकता जल्द से जल्द होगी।